नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास करोड़ों का वारिस पार्ट 4। डिनर लेने के पश्चात अजय टैक्सी द्वारा कदरदान पहुंचा तो 10 बजने में कुछ एक मिनट बाकी थे। मध्यम रूप से प्रकाशित हॉल खासा बड़ा था। छोटी सी स्टेज के एक सिरे पर 4 पीस ऑर्केस्ट्रा से पाकिस्तानी गजल गायक अताउल्ला खां की मशहूर गजल अच्छा सिरा दिया तूने मेरे प्यार का की धुन भर रही थी। कुल मिलाकर किसी नाइट क्लब जैसा माहौल था। अजय श्रोताओं के लिए बड़ी मेजों, जिनमें से अधिकांश भरी हुई थी, में से एक पर जा बैठा। ड्रिंक का ऑर्डर वह पहले ही दे चुका था। तंग और अल्प लिबास वाली जो वेट्रेस ड्रिंक सर्व करने आई, वह भी नाइट क्लब में काम करने वाली लड़कियों जैसी थी, लेकिन वहां मौजूद श्रोता नाइट क्लबों के ग्राहकों से बिल्कुल अलग थे। उनमें से ज़्यादातर गंभीर चेहरे वाले युवा थे और उनमें भी लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी। अधिकांश लड़कियों के बाल कटे हुए थे, जबकि युवकों के बाल लंबे और लगभग सभी के चेहरों पर दाढ़ी थी। अचानक स्टेज पर रोशनी तेज हो गई और हाथ में माइक लिए एक अनाउंसर प्रकट हुआ। दोस्तों, जिगर थाम कर बैठिए। अब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं मशहूर शायर और गायक जनाब नफीस अहमद बेनजीर। उसके शेष शब्द श्रोताओं की तालियों के शोर में दब गए। स्टेज के पृष्ठभाग में झूलते पर्दों के बीच से बंद गले का कोट और पैंट पहने औसत कद बुद्ध का एक अधेड़ प्रकट हो गया। तालियों का कम हो गया शोर पुनः एकाएक तेज हो गया। बेनजीर ने मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ ऊपर उठाया तो हॉल में खामोशी छा गई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, वह माइक के सम्मुख आकर बोला। कद्रदान की इंतज़ामिया कमेटी के मेंबरों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझे आप जैसे कद्रदानों के सामने आने का मौका दिया। अब मैं आपके सामने अपनी ताज़ा गज़ल पेश करता हूँ। उसने अपने कोट की जेब से एक मुड़ा हुआ कागज़ निकाला। ऑर्केस्ट्रा से उभरते संगीत की धुन बदल गई। बेनज़ीर ने अपनी गज़ल पढ़नी आरंभ कर दी, तरन्नुम के साथ। उसकी आवाज़ बढ़िया थी। लोच के साथ साथ उतार चढ़ाव भी काफ़ी था। इश्क माशूक की बेवफाई का बयान करता गजल का हर एक शेर वजनदार था। हर शेर पर श्रोता वाह वाह कर रहे थे। गजल के खत्म होने पर देर तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। बेनजीर सलाम करने के अंदाज में बार बार उनका शुक्रिया अदा करने लगा। अचानक एक कोने से आवाज़ उठी, पहली रात। फिर सभी पहली रात चिल्लाने लगे। ठीक है दोस्तों, बेनजीर उन्हें शांत करने के लिए दोनों हाथ हिलाता हुआ बोला, आपकी यह फरमाइश भी मैं जरूर पूरी करूंगा। ऑर्केस्ट्रा की धुन पुनः बदल गई। बेनजीर ने पहली रात सुनानी आरंभ कर दी। उस कव्वाली नुमा गजल में एक नई शादीशुदा सुंदरी अपनी सहेलियों को विस्तार पूर्वक बता रही थी कि शादी की पहली रात कितनी हंगामा खेज गुजरी थी। पहली गजल जितनी बढ़िया थी, यह उतनी ही घटिया और वाहियात थी, लेकिन श्रोता पूरा रस ले रहे थे। गनीमत सिर्फ इतनी थी कि वाहियात हरकतें उन्होंने नहीं की। गजल खत्म होने पर एक बार फिर तालियां गूंजी और बेनजीर को उसके प्रशंसकों ने घेर लिया। ऑटोग्राफ लेने का सिलसिला शुरू हुआ और देर तक चला। फिर काफ़ी मना करने के बावजूद बेनजीर को कई युवक युवतियों के ड्रिंक सिप करने पड़े। अंत में जब वह चलने लगा तो एक ऊंची तगड़ी युवती ने उसकी बाह थाम ली और कान में धीरे से कुछ कहा। सॉरी मैडम, बेनजीर सिर हिलाकर बोला, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। वैसे भी उम्र के लिहाज से मैं तुम्हारे पिता के बराबर हूँ। युवती नशे में थी। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जिद भरे लहजे में कहा। उम्र के साथ साथ तजुर्बा भी तो बढ़ता है। ऐसा जिस उम्र तक होता है, मैं उसे भी बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। युवती ने बाह छोड़ दी। नहीं, मुझे छल रहे हो? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं जवान नहीं हूँ। बेनजीर उसका कंधा थपथपाकर हॉल से निकल गया। अजय भी उसके पीछे लपका और फुटपाथ पर उसे जा पकड़ा। बेनजीर साहब, मुझे थोड़ा वक्त देंगे? किस लिए? मैं आपके साथ एक ड्रिंक लेना चाहता हूँ और कुछ एक सवाल भी करने हैं। मैं पहले ही काफ़ी पी चुका हूँ। रात भी बहुत हो गई है और मैं थक गया हूँ। तुम मुझे खत लिख सकते हो। नहीं, मैं नहीं लिख सकता। बेनजीर तनिक मुस्कुराया था। यानी तुम कोई गुमनाम शायर या लेखक नहीं हो?
नहीं, मैं डिटेक्टिव हूँ और एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसे आप जानते थे। क्या नाम है उसका? शिशिर शर्मा। ओह हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता था। बेनजीर कई पल सोचने के बाद यूं बोला, यानी अचानक उसे याद आ गया था। फिर अजय को सिर से पांव तक देखकर बोला, मेरी उम्र देखने में जितनी नजर आती है, असल में उससे कहीं ज्यादा हूँ। 1971 में अपनी मैगजीन नई कविताएं में आपने उसकी एक कविता छापी थी। मुझे अफसोस है कि मैगजीन चल नहीं सकी। कविता का शीर्षक था चंदन। वह तो अब मुझे याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि बरसों पहले एक शिशिर शर्मा को मैं जानता था। क्या हुआ उसे? यही तो मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आओ कहीं बैठते हैं। कब्रिस्तान में ही चलें? नहीं, वहाँ बातें नहीं कर पाएंगे। मुश्किल से 50-60 गज दूर एक और बार थी। दोनों एक केबिन में बैठे और ड्रिंक्स का ऑर्डर दे दिया। अजय ने अनिल दीवान की फोटो दिखाई। आप इसे पहचानते हैं? लगता तो ऐसा ही है। हमारी खतों किताबत तो काफ़ी दिन चली थी, लेकिन मैं उससे मिला 2-3 बार ही था। 2 बार वह मेरे घर आया था। फिर एक इतवार को जब मैं कार से समुद्र तट के पास से गुजर रहा था तो उससे मिलने चला गया। वह चंदनगढ़ में रह रहा था। उससे कुछ एक मील पहले ही तट के पास एक पुराने रिहायशी इलाके में वे लोग रहते थे। हालांकि शिशिर ने मुझे रास्ता समझा दिया था, फिर भी उसका घर ढूंढने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी। हाँ, याद आया, उसने कहा था मैं किसी को भी ना बताऊं कि वह कहाँ रहता था। उसका कहना था मेरे अलावा कोई भी उसका एड्रेस नहीं जानता था। मैं नहीं जानता उसने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना, लेकिन वह बड़ी शिद्दत से चाहता था कि मैं उसके घर जाऊं और उसके बेटे से मिलूं। हो सकता है मेरे बारे में उसके जज्बात बाप जैसे रहे हों। हालांकि मेरी उम्र उससे 7-8 से ज़्यादा नहीं थी। उसका बेटा भी था? हाँ, वह कुछ एक रोज़ पहले ही पैदा हुआ था और अपने बाप की आंख का तारा था। उनका छोटा सा परिवार अपने आप में बहुत अजीब था। शिशिर की पत्नी से भी आप मिले थे? बेशक। वह कैसी लड़की थी? इंतहाई खूबसूरत, लेकिन सिर्फ जिस्मानी तौर पर। वह ना तो पढ़ी लिखी लगती थी और ना ही किसी बात का कोई सलीका शऊर उसे था। शिशिर शायद उसकी जिस्मानी खूबसूरती पर फिदा हो गया था और उससे शादी कर ली। उसका नाम याद है आपको? शिशिर की बीवी का? हाँ। नहीं। आप वहाँ कब गए थे? जहाँ तक मैं समझता हूँ यह दिसंबर 1971 की बात रही होगी। हाँ, बड़े दिन के आसपास की बात है। शिशिर मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था, लेकिन अजीब बात है कि उसके बाद ना तो वह कभी मिलने आया और ना ही कोई खत लिखा। आपने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? नहीं, उसे लगा हो सकता है कि मैं उससे बच रहा था। शायद हुआ भी यही था। हालांकि ऐसा करने का कोई इरादा मेरा नहीं था। दरअसल हर एक दौर की तरह उन दिनों भी नौजवान शायरों और लेखकों की कोई कमी नहीं थी और उन सभी से ताल्लुकात बनाए रख पाना मुश्किल था। मैं भी उन दिनों जवान था, अपनी एक पहचान भी इस फील्ड में बना चुका था, इसलिए मसरूफ भी ज़्यादा रहता था। बहुत से नौजवान शायर, लेखक वगैरह मेरे पास आते रहते थे। सच बात यह है कि उस रोज के बाद से आज तक शिशिर के बारे में शायद कभी सोचा होगा। वह अभी भी वहीं सागर तट के पास ही रह रहा है? पता नहीं। उसने आपको बताया कि वह चंदनगढ़ में क्या कर रहा था? वह एक नॉवल लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई काम धंधा करता वह नहीं लगता था। मैं समझ नहीं सका कि वे लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि मुफलिस भी वे नहीं लगते थे। बच्चे और उसकी माँ के लिए एक आया भी उन्होंने रखी हुई थी। आया? हाँ, वह अपने काम में ट्रेंड और तजुर्बेकार थी। उसके बारे में कुछ और याद है आपको? उसकी आंखों में गजब की कशिश थी। वैसी आंखें बहुत ही कम देखने में आती है। हालांकि चेहरे मोहरे से खूबसूरत भी वह थी, लेकिन उसकी खूबसूरती की बड़ी वजह भी उसकी आंखें ही थी। आपने उससे बातें की थी? ठीक से याद नहीं है, लेकिन यह अभी भी मुझे याद है कि पूरे घर में वही एक समझदार नजर आती थी। शिशिर और उसकी बीवी तो अनाड़ी से लगते थे। किस मामले में? रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात का जरा भी कोई तजुर्बा उन्हें नहीं था। पता नहीं वे अपनी गृहस्थी को कैसे चला रहे थे। आपको उस आया का नाम याद है? नहीं,
अगर मैं उसका नाम लूँ तो याद आ जाएगा? मुझे नहीं लगता, फिर भी कोशिश कर लो। मारिया बेंजामिन। नहीं, मुझे याद नहीं है। वेटर ड्रिंक सर्व करके जा चुका था। बेनजीर अपने गिलास से तगड़ा घूंट लेकर मेज पर रखे फोटोओं को पुनः गौर से देखने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह शिशिर शर्मा ही है। बढ़िया नौजवान था, शायद टैलेंटेड भी, लेकिन आम नौजवान से बिल्कुल अलग। जमाने और माहौल के हिसाब से भी वह अलग था। उसने फोटोओं से निगाहें हटाकर अजय को देखा। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि घोड़ों और टेनिस के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आया। अपने परिवार से। वे काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। बेनज़ीर चौंका। तुम्हारा मतलब है वह गुमशुदा वारिस है, इसलिए तुम उसे ढूंढ रहे हो? हाँ। इसके लिए उसके परिवार वालों ने इतना लंबा इंतज़ार क्यों किया? यह तो वे लोग ही बेहतर जानते हैं, कहकर अजय ने पूछा। क्या आप मुझे उस घर तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं जहां शिशिर का परिवार तब रहता था जब आप उससे मिलने गए थे? नहीं, लेकिन साथ जाकर शायद वहां तक पहुंचा जा सकता है। कब? अगर चाहो तो कल सुबह। ऐसा करके आप मुझ पर बड़ी मेहरबानी करेंगे। इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं है। शिशिर को मैं भी बहुत पसंद करता था। बरसों से चंदनगढ़ भी नहीं गया हूँ, इस बहाने वहां भी घुमाऊंगा। तो फिर तय रहा। हाँ। अगली सुबह बेनज़ीर को लोअर रिज रोड पर स्थित उसके घर से लेकर अजय किराए की अपनी कार में चंदनगढ़ की ओर रवाना हो गया। बेनज़ीर का हैंगओवर की वजह से बुरा हाल था। कार में सवार होते ही वह पिछली सीट पर पसर गया और रास्ते भर सोता रहा। चंदनगढ़ के बाहरी इलाके में हाईवे पर कार रोककर अजय ने उसे जगाया। क्या बात है? बेनज़ीर बड़बड़ाया। क्या हुआ? कुछ नहीं, यह बताओ अब किधर जाना है? बेनज़ीर उठकर बैठ गया। उसने आसपास निगाहें दौड़ाई। हम कहाँ हैं? चंदनगढ़ में। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ है। मुझे नहीं लगता कि उस जगह को ढूंढ पाऊंगा। फिर भी दाईं ओर मुड़कर धीरे धीरे चलो। मैं सड़क को पहचानने की कोशिश करूंगा। वो शहर से 1.5-2 मील दूर सागर तट के पास थी। अजय ने वैसा ही किया। करीब 2 मील के बाद एक ऊंची पहाड़ी, जिसका एक सिरा समुद्र की ओर गया हुआ था, के नीचे एक नई बनी नजर आने वाली सड़क समुद्र की ओर जाती दिखाई दी। वहां लगे होर्डिंग पर बड़े बड़े हरूफों में लिखा था, माया कुंज 3 bedrooms अपार्टमेंट, अ मॉडल होम फॉर दोज हु वांट टू लिव इन पीस विद कंफर्ट। बेनज़ीर ने अजय का कंधा थपथपाया। मेरे ख्याल से यही जगह है। अजय ने कार बैक करके बाईं ओर घुमा दी। 500-700 गज तक सीधी जाने के बाद सड़क धीरे धीरे ऊंची होती गई। फुटबॉल के मैदान जितने लंबे चौड़े एक खाली स्थान पर बुलडोजर जमीन का लेवल सही कर रहे थे। सड़क के किनारे पर बोर्ड लगा था, साइट फॉर माया शॉपिंग सेंटर। सड़क पर ढलान शुरू होने से पहले नीचे नए बने कोई 100-125 मकानों की छतें नजर आने लगी थी। ढलान से उतरकर अजय उन मकानों के बीच से गुजरती घुमावदार सड़क पर कार ड्राइव करने लगा। अधिकांश मकानों में लोग रह रहे थे। सड़क पुनः सीधी हो गई थी। अजय ने कार रोककर बेनज़ीर की ओर देखा। माफ करना बरखुरदार, बेनज़ीर बोला, यह सारा इलाका पूरी तरह बदल चुका है। मुझे यकीन नहीं आता कि यही वो जगह है। उसने एक और हाथ उठाकर संकेत किया। अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है तो यहाँ 5-7 बंगले नुमा छोटे छोटे मकान हुआ करते थे। उन्हीं में से एक में शिशिर का परिवार रहता था। दोनों कार से उतरकर उसी तरफ पैदल चल दिए। बेनज़ीर अचानक रुक गया। पुराने वक्तों की कोई निशानी यहाँ नजर नहीं आ रही है। वह बोला, शिशिर जिस बंगले में रहता था वो जगह या तो उस सड़क में आ गई है या फिर नए बने इन मकानों में। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पूछताछ करने से भी कोई फायदा होगा। उसकी इस बात से अजय भी सहमत था। सहसा उसके दिमाग में बिजली की भांति एक विचार कौन था। अगर शिशिर की पत्नी की कुछ एक रोज पहले ही डिलीवरी हुई थी तो किसी डॉक्टर के पास भी वह जरूर गई होगी। उसने पूछा, क्या शिशिर ने आपको बताया था कि डिलीवरी कहाँ हुई थी? हाँ, डिलीवरी उसके अपने घर में ही हुई थी। नज़दीकी मैटरनिटी हॉस्पिटल सलीमपुर में था और शिशिर अपनी बीवी को वहाँ ले जाना नहीं चाहता था, इसलिए जाहिर है कि किसी लोकल डॉक्टर की मदद ही ली गई होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें उस डॉक्टर का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए।
अजय ने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। एक औरत उधर ही आती दिखाई दी। वे इंतजार करने लगे। औरत उनके पास से गुजरने लगी तो अजय ने टोका, हमें किसी डॉक्टर की तलाश है, आप बता सकती हैं कहाँ मिलेगा? कोई बीमार है? औरत ने पूछा। नहीं, मेरे इन दोस्त की पत्नी को बच्चा होने वाला है। यह माया कुंज में शिफ्ट होना चाहते हैं, इसलिए पहले से ही यहाँ किसी डॉक्टर को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर RC गुप्ता बहुत अच्छा है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है। मैं तो वहीं जाती हूँ। वह चंदनगढ़ में है? हाँ। वहाँ कब से प्रैक्टिस कर रहा है? पता नहीं, हम तो 4 महीने पहले यहाँ आए हैं। डॉक्टर गुप्ता की उम्र कितनी है? कोई 35 साल। तब तो कोई ज़्यादा तजुर्बेकार वह नहीं होगा। अगर आपका दोस्त तजुर्बे को उम्र से नापता है तो एक बूढ़ा डॉक्टर भी शहर में है, लेकिन उसका नाम मुझे याद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, हम शहर में जाकर खुद ढूंढ लेंगे। बेनज़ीर सहित कार में सवार होकर अजय वापस शहर की ओर ड्राइव करने लगा। मुश्किल से 10 मिनट बाद एक मेडिकल स्टोर में वह वहां मौजूद अधेड़ सेल्समैन से पूछताछ कर रहा था। सेल्समैन ने जिन 6 डॉक्टरों के नाम बताए, उनमें सिर्फ अवतार सिंह चौधरी ही ऐसा था जो करीब 30 साल से वहां प्रैक्टिस कर रहा था। अजय ने उसका पता पूछा और धन्यवाद देकर पुनः कार में आ बैठा। डॉक्टर चौधरी का रेजिडेंस कम क्लिनिक वहां से ज़्यादा दूर नहीं था। अजय को उम्मीद थी अगर डॉक्टर कहीं कॉल पर नहीं गया होगा तो वहीं मिलेगा। बेनज़ीर को एक रेस्टोरेंट में छोड़कर और वहीं इंतज़ार करने के लिए कहकर अजय डॉक्टर चौधरी के निवास पर जा पहुंचा। मकान काफ़ी बड़ा और पुराना था और क्लिनिक बंद था। अजय द्वारा डोर बेल बटन दबाए जाने के जवाब में एक प्रौढ़ा ने दरवाज़ा खोला। कहिए, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है, अजय ने पूछा। वह लंच के बाद क्लिनिक में आएंगे। मैं कोई मरीज नहीं हूँ। अगर आप किसी मेडिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो भी 2 बजे तक इंतज़ार करना होगा। माफ़ कीजिए, 2 बजे तक इंतज़ार मैं नहीं कर सकता। मैं एक गुमशुदा आदमी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे यकीन है डॉक्टर साहब इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। आपकी तारीफ? मेरा नाम अजय कुमार है, पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ठीक है, अंदर आइए। प्रौढ़ा अजय को डॉक्टर की स्टडी में ले गई। आप बैठिए, मेरे पति गार्डन में हैं। वह चली गई। अजय एक कुर्सी पर बैठ गया। अलमारियों में सभी मेडिकल बुक्स के अलावा डॉक्टर की MBBS की फ्रेम युक्त डिग्री भी एक दीवार पर टंगी थी। खिड़की के पास एक मेज पर रखे शतरंज की बिसात और मोहरों से जाहिर था कि डॉक्टर शतरंज खेलने का शौकीन था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्टडी में दाखिल हुआ। वह ऊंचे कद और स्वस्थ शरीर का कोई 61 वर्षीय आदमी था। उसकी घनी भौहें सफ़ेद थी और सिर के अधिकांश बाल झड़ चुके थे। अजय से हाथ मिलाकर वह डेस्क के पीछे अपनी कुर्सी पर जा बैठा। तुमने मेरी पत्नी से किसी गुमशुदा आदमी का जिक्र किया था, वह बोला। शायद वह मेरा कोई पेशेंट। शायद। उसका नाम शिशिर शर्मा है। सन 1971 में वह और उसकी पत्नी समुद्र तट के पास उस स्थान पर रहते थे जहां अब माया कुंज है। वे मुझे अच्छी तरह याद है, डॉक्टर ने कहा। उनका बेटा कोई घंटा भर पहले ही यहाँ से गया है। अजय बुरी तरह चौंका। उनका बेटा? हाँ, शरद शर्मा। वह भी अपने बाप को ढूंढ रहा है। तुम उसे नहीं जानते? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जानना जरूर चाहता हूँ। इसका इंतज़ाम किया जा सकता है, डॉक्टर ने कहा। फिर कई पल अजय को गौर से देखने के बाद पूछा, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि उस परिवार में तुम्हारी दिलचस्पी की वजह क्या है? शिशिर शर्मा को तलाश करने के लिए मेरी सेवाएं प्राप्त की गई थी। तुम्हारी इस तलाश का कोई नतीजा निकला? अभी नहीं। आपने बताया है कि जो लड़का आपके पास आया था वह अपने बाप को ढूंढ रहा है। तुम्हें शक है मैंने झूठ बोला था? जी नहीं। फिर क्यों पूछ रहे हो? यह जानने के लिए कि वह आपके पास क्यों आया। पिता के प्रति अपनी स्वाभाविक भावनाओं की वजह से। अगर उसका पिता जिंदा है तो वह उसके साथ रहना चाहता है, और अगर पिता मर चुका है तो वह जानना चाहता है। मेरा मतलब यह नहीं था डॉक्टर। फिर क्या था? मैं जानना चाहता हूँ, यह जानने के लिए वह खास तौर पर आपके पास ही क्यों आया। क्या आप पहले से उसे जानते थे? इस संसार में मैं ही उसे लाया था। मेरे पेशे में इससे अच्छा परिचय और नहीं हो सकता।
यानी उसकी माँ की वो डिलीवरी आपकी देख रेख में ही हुई थी? हाँ, आपको पूरा यकीन है यह वही लड़का है? इसमें शक करने की कोई वजह ही नहीं है। डॉक्टर तनिक अरुचिपूर्वक यूं अजय को देख रहा था मानो उसने डॉक्टर द्वारा किए गए किसी काम की आलोचना कर दी थी। मिस्टर अजय कुमार, इस बारे में और आगे बातें करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी सेवाएं किसने प्राप्त की थी? सॉरी डॉक्टर, यह मैं नहीं बता सकता। मुझे अपने क्लाइंट का नाम गुप्त रखने को कहा गया है। जरूर कहा गया होगा। मैं भी पिछले 35 सालों से ऐसी बातें गुप्त रखता आ रहा हूँ। अगर मैं क्लाइंट का नाम नहीं बताऊंगा तो क्या आप इस बारे में बातें नहीं करेंगे? ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ। इस मामले में कई पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। बिल्कुल है। मेरे विचार से तुम्हें अपने क्लाइंट का नाम बता देना चाहिए। सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर की आंखों में असहिष्णुतापूर्ण ऐसे भाव थे जैसे किसी भी गर्वीले बूढ़े आदमी की आंखों में ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक थे। अजय को डर था कि डॉक्टर आगे कुछ नहीं बताएगा। नतीजे के तौर पर पटरी पर आती प्रतीत होती मामले की गाड़ी फिर पटरी से उतर जाएगी। हालांकि डॉक्टर की नीयत या ईमानदारी पर कोई शक उसे नहीं था, लेकिन अपने वादे के प्रति भी वह ईमानदार रहना चाहता था। उसने मेहता और मिसेस दीवान से वायदा किया था कि किसी का भी नाम बीच में नहीं आएगा। डॉक्टर पाइप निकालकर पाउच से उसमें तंबाकू भरने लगा। तुम शतरंज खेलते हो अजय? उसने पूछा। जी हाँ, लेकिन बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। फिर भी सेटलमेंट यानी जित का मतलब तो समझते हो? जी हाँ। जब बाजी ऐसी स्थिति में पहुँच जाए कि हार जीत का फैसला ना हो सके तो उसे बाजी जीत होना यानी बराबरी पर खत्म होना कहा जाता है। हमारे बीच भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है। अजय ने कुछ नहीं कहा। हम बेकार अपना वक्त जाया कर रहे हैं। डॉक्टर पाइप सुलगाकर बोला। बेहतर होगा कि तुम चाल चलो। लेकिन आपने तो कहा था कि बाजी जीत हो गई है। डॉक्टर तनिक मुस्कुराया। उसकी आंखों में पहली बार दिलचस्पी की हल्की सी चमक दिखाई दी। तो फिर नई बाजी शुरू करते हैं। वह पाइप सुलगाकर बोला। अपने बारे में बताओ। तुम यह प्राइवेट डिटेक्टिव का काम क्यों करते हो? क्या इससे मोटी आमदनी होती है? मेरा गुजारा मज़े से हो जाता है। वैसे भी सिर्फ पैसे के लिए मैं यह काम नहीं करता। फिर किस लिए करते हो? इसलिए कि मुझे यही पसंद है। क्या यह गंदा काम नहीं है? आजकल हर एक धंधे में गंदगी है, फिर भी हर एक धंधे में अच्छे और सही लोग भी हैं। मैं भी ऐसा ही आदमी हूँ और अपने धंधे को साफ ही रखने की कोशिश करता हूँ। इसमें कामयाब भी होते हो? पूरी तरह नहीं। लोगों के बारे में कुछ एक गलतियाँ मैंने भी की हैं। कुछ लोग समझते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव होता ही बुरा आदमी है और वे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि इस वक्त आप कर रहे हैं। इस जैसे अहम मामले में आंखें मूंद कर मैं काम नहीं कर सकता। डॉक्टर गुर्राता सा बोला। मैं भी नहीं कर सकता, अजय ने कहा। मैं नहीं जानता इस मामले की आपके लिए क्या अहमियत है। इसमें इंसानी जिंदगियां इन्वॉल्व हैं। एक लड़के का अपने माँ बाप के लिए प्यार इन्वॉल्व है और ऐसे मामलात में उतनी ही एहतियात बरतता हूँ जितनी की बरतनी चाहिए। यह आप बहुत अच्छा करते हैं। वैसे अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो शरद शर्मा में आपकी कोई खास ही दिलचस्पी है। हाँ, उस लड़के को तलक तजुर्बात के लंबे दौर से गुजरना पड़ा है। उसे कोई और तकलीफ पहुँचने देना मैं नहीं चाहता। उसे किसी भी तरह की तकलीफ पहुँचाने का कोई इरादा मेरा नहीं है। अगर वह लड़का वाकई शिशिर शर्मा का बेटा है तो मुझे उस तक पहुँचाकर उस पर बड़ा भारी एहसान आप करेंगे। पहले तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा, डॉक्टर ने सामान्य ढंग से कहा। दरअसल 2 बार पहले भी मेरा प्राइवेट डिटेक्टिव से साबिका पड़ चुका है। मेरे वे दोनों ही तजुर्बे बेहद कड़वे रहे हैं। उनमें भी मेरे मरीज ही इन्वॉल्व रहे थे। मेरा यह मतलब नहीं कि तुम भी उन दोनों जैसे ही हो, लेकिन 2 बार के कड़वे तजुर्बे ने मुझे इस पेशे वालों के प्रति शक्की बना दिया है। आपकी बात अपनी जगह सही है डॉक्टर, लेकिन किसी भी पेशे में ना तो सभी लोग अच्छे होते हैं और ना ही बुरे। खैर, इस पर बहस मैं नहीं करूँगा। मैं इस मामले में अपनी पोजीशन आपको बताता हूँ। मुझे करोड़ों के एक वारिस का पता लगाने का काम सौंपा गया था। यह कहानी मैं पहले भी सुन चुका हूँ।
तुम कोई नई कहानी सुनाओ। कहानी नहीं, यह सच्चाई है। साबित करो। वक्त आने पर साबित भी मैं कर दूंगा। इस वक्त साबित करने का बोझ उस लड़के पर है। क्या वह साबित कर सकता है कि कौन है? इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर साफ लिखा है वह कौन है। जैसे ही उसने यहाँ कदम रखा, मैं समझ गया था कि वह किसका बेटा है। उसकी शक्ल अपने बाप से बहुत ही ज़्यादा मिलती है। वह पहली दफ़ा कब आया था? करीब महीना भर पहले। तब से अक्सर आता रहा है। एक मरीज की तरह? नहीं, दोस्त की तरह। वह पहली बार ही आपके पास क्यों आया? क्योंकि मेरा नाम उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर है। अब आप कुछ देर के लिए चुप हो जाओ और मुझे सोचने दो, डॉक्टर ने कहा और कुछ देर खामोशी से पाइप पीने के बाद पूछा, क्या तुमने सच कहा है कि वह लड़का करोड़ों का वारिस है? हाँ, अगर उसका बाप मर चुका है, उसकी दादी अभी जिंदा है और उसकी हैसियत करोड़ों की है। लेकिन उसका नाम तुम नहीं बताओगे। जब तक वह नहीं कहेंगी, मैं उनसे फ़ोन पर बातें कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं लड़के से बातें करूँगा। तुम्हारे पास अपना आइडेंटिटी कार्ड है? अजय ने प्राइवेट डिटेक्टिव वाला कार्ड निकालकर उसे दे दिया। डॉक्टर चौधरी ने बारीकी से उसे देखा। उसमें लगी फ़ोटो से अजय का चेहरा मिलाया और कार्ड लौटा दिया। ठीक है, वह हिचकिचाता सा बोला, मैं तुम पर विश्वास किए लेता हूँ, भले ही बाद में मुझे पछताना क्यों ना पड़े। ऐसा नहीं होगा। लड़का कहाँ मिलेगा? उस बारे में बाद में बताऊंगा। अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बारे में वह क्या बताता है? यह सब उसके मुंह से सुनना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ जो उस लड़के के माँ बाप के बारे में मैं जानता हूँ। मैंने उसे देखा था और मेरी इन बातों की अपने आप में बड़ी पूरी अहमियत है। डॉक्टर ने तनिक रुककर पूछा, तुम्हारी उस क्लाइंट ने तुम्हें क्या काम सौंपा था? शिशिर शर्मा का पता लगाने का। मैं समझता हूँ यह उसका असली नाम नहीं है। आप ठीक समझ रहे हैं। यह सुनकर कोई हैरानी मुझे नहीं हुई। दरअसल जब मैं उसे जानता था तो मैंने भी उसके बारे में कुछ अनुमान लगाए थे। मुझे लगा कि वह भत्ते पर जिंदगी गुजारने वाला कोई ऐसा आदमी था जो परिवार की निगाहों में नकारा था और परिवार वाले घर से दूर रखने की एवज में एक बंधी हुई रकम नियमित रूप से उसे भेजते रहते थे। मुझे याद है, पत्नी की डिलीवरी के बाद शिशिर ने 1000 रुपये का नोट बतौर मेरी फीस मुझे दिया था। उसके रहन सहन के मामूली स्तर से यह बात कतई मेल नहीं रखती थी। इसके अलावा और भी ऐसी बातें थी, मसलन उसकी पत्नी के जेवरात। वे सभी हीरे जवाहरात के जड़ाऊ जेवरात थे। एक दिन उन्हें पहनकर ज्वेलरी की चलती फिरती दुकान की तरह वह यहाँ आई थी। मैंने उन्हें न पहनने की चेतावनी भी उसे दी थी। शहर से दूर जहाँ वे रहते थे वो इलाका खतरनाक था। वहाँ गरीब लोग ही रहते थे। वैसे भी उन दिनों गरीबी ज़्यादा ही थी। करीब 23 साल पुराने इस ज़माने में आम तौर पर मेरी विजिटिंग फ़ीस भी, जो कि सिर्फ 30 रुपये थी, वे लोग पूरी नहीं दे पाते थे। खैर, जवाहरात की यूँ खुलेआम नुमाइश करना लुटेरों को दावत देने जैसा था। मैंने यही बात शिशिर की पत्नी को कही थी और उसने उन्हें पहनना छोड़ दिया। कम से कम जब भी मैं उससे मिला, उसे जेवरात पहने नहीं देखा। आप अक्सर उससे मिलते थे? 5-6 बार तो मिला ही था। 2-3 बार लड़के की पैदाइश से पहले और फिर बाद में भी। वह तंदुरुस्त और मजबूत काठी वाली थी, इसलिए बिना किसी कठिनाई के नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। उसके केस में खास बात यह थी कि बच्चे की देखभाल के बारे में उसे बार बार कड़ी हिदायतें मुझे देनी पड़ी, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड ने उसे माँ बनने के लिए तैयार नहीं किया था। अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताया था उसने? उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी गुजरी जिंदगी के निशान उसके शरीर पर मौजूद थे। उसे बेल्ट से बुरी तरह पीटा जाता रहा था। उसके पति द्वारा? नहीं, इस किस्म का आदमी वह नहीं था। उसकी ज़िंदगी में पति से पहले दूसरे आदमी भी आ चुके थे। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो वह कम उम्र में ही अनाथ हो गई थी। वह उन बच्चों में से थी जो बचपन में ही सड़कों पर आ जाते हैं, जबकि उसका पति उससे सरासर अलग तरह का था। शिशिर की पत्नी की उम्र कितनी रही होगी? यही कोई 20 साल, लेकिन देखने में ज़्यादा बड़ी नज़र आती थी। उसके हालात भी उसे कठोर तो नहीं बना सके थे, मगर जैसा कि मैंने कहा है, उन हालात की वजह से खुद को माँ बनने के लिए तैयार वह नहीं कर पाई। डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाने पर भी अपने बच्चे की देखभाल के लिए उसे एक आया की ज़रूरत थी।
दरअसल भावनात्मक विकास के नज़रिए से वह खुद भी बच्चा ही थी। उस आया का नाम याद है आपको? उसका नाम मुझे पता तो था, मगर इस वक्त याद नहीं आ रहा है। वह एक भली ईसाई युवती थी, अपने काम में ट्रेंड और तजुर्बेकार। हाँ, याद आया, उसका नाम मारिया था। मारिया बेंजामिन? हाँ, यही नाम था। और जहाँ तक मुझे याद है, वह भी तभी यहाँ से चली गई थी जब शिशिर का परिवार भागा था। शिशिर का परिवार? अजय ने विचारपूर्वक उसे देखा। हाँ, एक रात बिना किसी से मिले या कुछ बताए वे लोग चुपचाप घर छोड़कर कहीं चले गए थे। यह कब की बात थी? बच्चे के पैदा होने के कुछ एक हफ्ते बाद, क्रिसमस के 2-4 रोज बाद की। 1971 में? हाँ, यह बात मुझे इसलिए इतनी अच्छी तरह याद है क्योंकि इस मामले में पुलिस की छानबीन में मैं भी साथ रहा हूँ। हाल ही में? हाँ। डॉक्टर के चेहरे पर गहन विचारपूर्ण भाव थे। करीब 6 महीने पहले माया कुंज के इलाके में जब सड़क बनाने के लिए जमीन को समतल करने के लिए साफ किया जा रहा था, तो मजदूरों को हड्डियों का एक कंकाल मिला। उस इलाके के पुलिस स्टेशन का इंचार्ज इंस्पेक्टर गजराज सिंह मेरा दोस्त है। उस वक्त मैं उसके पास ही था जब उसे हड्डियां मिलने की खबर मिली। उसके साथ मैं भी उस जगह पहुंचा और उसके कहने पर हड्डियों का मुआयना किया। हड्डियां मानव शरीर की और औसत कद वाले ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्षीय युवक की थी। मेरी राय के मुताबिक वे हड्डियां शिशिर शर्मा की ही होनी चाहिए। वे उसी मकान के नीचे दबी पाई गई थी जिसमें वह रहता था। मकान को नई सड़क बनाने के लिए ही काफ़ी गिराया गया था, लेकिन सही शिनाख्त करने का कोई साधन हमारे पास नहीं है। खोपड़ी यानी गर्दन से ऊपर का हिस्सा गायब होने की वजह से दांतों के आधार पर शिनाख्त नहीं की जा सकती। इसका सीधा सा मतलब है उसकी हत्या की गई थी। हाँ, बड़ी ही बेरहमी के साथ, डॉक्टर कराहता सा बोला। उसकी गर्दन को किसी भारी औजार से काटा गया था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शिशिर शर्मा को, अगर वे हड्डियाँ उसी की हैं, कुल्हाड़ी से काटा गया था। अजय उस रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां बेनजीर को छोड़ आया था। डॉक्टर चौधरी ने उसके कहने पर अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड के एक पेपर पर इंस्पेक्टर चौहान के नाम उसे एक इंट्रोडक्शन लेटर दे दिया था और उस पेट्रोल पंप का एड्रेस भी लिख दिया था जहां शरद शर्मा काम करता था। बेनजीर एक कोने में बैठा कॉफ़ी चुसकता हुआ अपनी नोटबुक में कुछ लिखता दिखाई दिया। सॉरी सर, अजय उसके पास पहुंचकर बोला, आपको काफ़ी इंतज़ार। डिस्टर्ब मत करो, बेनजीर ने उसे झिड़क दिया। मैं गज़ल लिख रहा हूँ। अजय ने दूसरी मेज पर बैठकर लंच का ऑर्डर दे दिया। जब तक अजय लंच से फारिग हुआ, बेनजीर भी लिखना बंद कर चुका था। अजय उसे साथ लेकर बाहर निकला। दोनों कार में सवार हो गए। अब कहाँ चलना है? बेनजीर ने पूछा। मैं आपको किसी से मिलाने ले जा रहा हूँ, अजय कार ड्राइव करता हुआ बोला। वह कौन है यह बाद में बताऊंगा। बेनजीर उसे अपनी नई गज़ल के बारे में बताने लगा। अजय बेमन से सुनता कार ड्राइव करता रहा। पेट्रोल पंप ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पंप पर नीली डांगरी पहने एक नौजवान अटेंडेंट मारुति वैन में पेट्रोल डालने में व्यस्त था। अजय ने वैन के पीछे कार रोककर गौर से उसे देखा। नौजवान अटेंडेंट देखने में वाकई अनिल दीवान लगता था। नैन नक्श में आश्चर्यजनक समानता थी। इकलौता फर्क यह था कि उसके बाल घुंघराले नहीं थे। बेनजीर भी सीट पर आगे झुक गया था। हाय, यह शिशिर शर्मा है? नहीं, वह नहीं हो सकता। उसकी उम्र तो मुझसे कुछ साल ही कम है। भूल गए, उसका एक बेटा भी था। यह उसी का बेटा है? ऐसा ही लगता है। बेनजीर कार से उतरने लगा। ठहरिए, अजय ने टोका। उसे यह मत बताना कि आप कौन हैं। मैं इससे इसके बाप के बारे में पूछना चाहता हूँ। यह नहीं जानता इसका बाप कहाँ है। इसके अलावा इसकी शिनाख्त का भी सवाल है। मैं देखना चाहता हूँ बिना कुछ बताए यह क्या कहता है। बेनजीर ने निराश भाव से अजय को देखा, लेकिन वह रहा कार में ही। वैन का ड्राइवर पेट्रोल के पैसे चुकाकर चला गया। अजय ने अपनी कार थोड़ी और आगे बढ़ा दी और पुनः ध्यानपूर्वक उसे देखा। उसकी उम्र 22 से 1 साल लगती थी। अनिल दीवान की भांति यह भी काफ़ी हैंडसम था और उसकी मुस्कुराहट आकर्षक थी। यस सर, वह शिष्ट स्वर में बोला। टैंक फुल कर दो, अजय ने कहा। ऑयल भी चेक करना है। और इग्निशन लॉक से निकालकर चाबियां उसे दे दी। उसने टैंक कवर का लॉक खोलकर पेट्रोल भर दिया।
कवर पुनः लॉक करके चाबियां लौटा दी। फिर बोनट ऊपर उठाकर डिपस्टिक से ऑयल चेक करके बोला, ऑयल काफ़ी है सर, और बोनट बंद कर दिया। जब तक अजय कार से बाहर आ चुका था। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? उसने पूछा। वह कुछ विचलित सा नजर आया। 2 हफ्ते से। आप किस लिए पूछ रहे हैं? यह इलाका बहुत बढ़िया है, मैं यहाँ सेटल होना चाहता हूँ। आप सलीमपुर में रहते हैं? मेरे यह दोस्त रहते हैं। अजय ने कार में बैठे बेनज़ीर की ओर इशारा किया। मैं तो कल रात ही करीमगंज से आया हूँ। करीमगंज सुनकर कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं हुई। बता सकते हो? अजय ने सड़क पार दूर सागर तट की ओर देखकर पूछा। इस बीच के पास वाली उस जमीन का मालिक कौन है? सॉरी सर, मैं नहीं जानता। मिस्टर सोडी को पता होगा। मिस्टर सोडी? वह इस पंप के मालिक हैं, कहीं गए हैं, आने वाले ही होंगे। कब तक आएंगे? उसने अपनी सस्ती रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 1 बजे तक के लिए कह गए हैं, 12:40 हो चुके हैं। ठीक है, इंतज़ार कर लेता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कहकर अजय ने पेट्रोल के पैसे चुका दिए। कार में बैठे बेचैनी से पहलू बदलते बेनज़ीर ने इशारा करके अजय को अपने पास बुलाया। यह शिशिर का ही बेटा है? उसने फुसफुसाकर पूछा। हो सकता है, अजय ने जवाब दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।